हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि हमारा असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर बेस है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट बेल आइकन प्रेस करने पे आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, असिस्टेंट कमांडेंट की अगर हम बात करते हैं तो असिस्टेंट कमांडेंट की जो के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो होता है CAPF, जो कि UPSC कंडक्ट करता है हर साल। यानी कि UPSC के द्वारा CAPF का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए। अच्छा, तो ये असिस्टेंट कमांडेंट की जो पोस्ट होती है वो किस फोर्सेस में मिलती है या किस किस फोर्सेस के लिए होती है? तो देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स के लिए होती है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के लिए होती है, और सशस्त्र सीमा बल। ये जो हमारे ऑल ओवर जो पुलिस फोर्सेस हैं, इनके लिए असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम जो है UPSC कंडक्ट करता है और इस एग्ज़ाम को CAPF कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा कि ये जो सारी फोर्सेस हैं हमारी, ये इनको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कहते हैं। इसको पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों कहते हैं? देखिए, दे दे ऑल आर they all are paramilitary forces because they maintain internal security as well as sovereignty of our country। यानी कि ये जो फोर्सेस हैं वो हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ हमारी जो संप्रभुता यानी सोवरेनिटी जो है उसको बनाए रखते हैं। जैसे आपने सुना होगा कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि लाइक कश्मीर में ऑपरेशन कराए जाते हैं, या मतलब बाकी जो हमारे बॉर्डर पे जो बाकी जो हमारे पुलिस फोर्सेस तैनात हैं, उनमें जो ये ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ये सारे फोर्सेस ही शामिल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसमें प्रमोशंस की, तो प्रमोशंस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अगर CAPF का अगर एग्ज़ाम देते हैं तो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट होते हैं। ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के बाद आपका प्रमोशन होता है। प्रमोशन होते होते डायरेक्टर जनरल की आपको पोस्ट मिलती है। लेकिन इसमें एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जो असिस्टेंट कमांडेंट की जो पोस्ट होती है, यानी कि जो असिस्टेंट कमांडेंट की जो पोस्ट होती है वो आपका इंडियन आर्मी के कैप्टन के बराबर होती है, यानी कि कैप्टन के इक्वल होती है। इसको A ग्रेड सर्विस के अंदर काउंट किया जाता है। यानी कि ये जो जितनी भी जो CAPF के एग्ज़ाम के द्वारा अगर आप क्लेरिफाई कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं CAPF का एग्ज़ाम जो कि UPSC कंडक्ट करता है, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप किसके लिए चुने जाते हैं? असिस्टेंट कमांडेंट के लिए चुने जाते हैं, और ये A ग्रेड की सर्विस होती है। और असिस्टेंट कमांडेंट की जो पोस्ट है वो कैप्टन, इंडियन आर्मी कैप्टन के बराबर होती है। उसके बाद प्रमोशन होते होते आप डिप्टी कमांडेंट बनते हैं। फिर सेकंड जो है आपका सेकंड इन कमांडेंट सेकंड बनते हैं डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांडेंट, फोर्थ कमांडेंट, और जो कमांडेंट होते हैं ये इंडियन आर्मी के कर्नल के बराबर होता है, कर्नल रैंक के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, जो फिफ्थ होता है वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, फिर प्रमोशन होता है इंस्पेक्टर जनरल, देन डायरेक्टर जनरल। लेकिन इसमें एक आपको मैं बात बता दूं कि जो डायरेक्टर जनरल की पोस्ट है वो पहले सिर्फ IPS जो रैंक के ऑफिसर्स होते थे उनको ये मिलती थी। यानी कि जो IPS रैंक के जो होल्डर होते हैं उनके प्रमोशन के बाद इनको ये मिलती थी। लेकिन अब क्या है कि जो एज अ असिस्टेंट कमांडेंट जो सिलेक्ट होते हैं उनका प्रमोशन भी इस पद तक हो सकता है, लेकिन काफ़ी टाइम लग सकता है। यानी कि 30 ईयर्स तक कम से कम सर्विस के बाद ही आपको ये डायरेक्टर जनरल की पोस्ट मिल सकती है। अच्छा, अब देखिए, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्ज़ाम के लिए? तो एलिजिबिलिटी जो है वो फर्स्ट देखिए, अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर्स। यानी कि जो कैंडिडेट है उसकी एज जो है, मतलब कम से कम जो एज है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए, और 25 साल यानी 25 ईयर से ज़्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि जो आपके रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है। SC के लिए 5 ईयर्स, यानी कि जो आपका मैक्सिमम यानी 25 ईयर्स जो क्राइटेरिया है लास्ट, उसमें मैक्सिमम एज क्राइटेरिया में 5 ईयर की रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब 5 साल तक वो और अटैम्प्ट कर सकते हैं वो। ST को भी 5 ईयर्स का दिया गया, OBC को 3 ईयर का दिया गया है। यानी कि ये जो है आपका मैक्सिमम
जो एज है उसमें ये रिलैक्सेशन दिया गया है। अच्छा, बी क्या है, देखिए ग्रेजुएट विद एनी स्ट्रीम, यानी कि इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, डजेंट मैटर, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा, आगे क्या है, आगे है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका वो स्टेज फर्स्ट। देखिए इसमें मैंने डिवाइड कर रखा है स्टेज फर्स्ट। देखिए स्टेज फर्स्ट जो होता है वो पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। ये एग्ज़ाम जो है आपका एक ही दिन होगा, ठीक है। देखिए पेपर फर्स्ट में क्या होता है, जर्नल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का एग्ज़ाम होता है। ये 250 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और ये एग्ज़ाम कब से कब तक कंडक्ट किया जाता है, 10 AM टू 12 PM, यानी कि 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करते हैं फर्स्ट पेपर। ये जो स्टेज फर्स्ट का है, स्टेज फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है। सेकंड पेपर होता है आपका जर्नल स्टडीज़, एस्से एंड कंप्रीहेंशन, और ये कब तक होता है, 2 PM टू 5 PM, यानी कि 2 से लेकर 5 बजे के बीच में ये पेपर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ध्यान रखिए कि ये दोनों एग्ज़ाम एक ही डे में कंडक्ट होता है, एक ही डे में कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसको हम क्या कहते हैं, CAPF, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए स्टेज 2 में क्या है, स्टेज 2 में होता है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है एंड मेडिकल एग्ज़ाम, मतलब जो आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है स्टेज 2 के अंदर। एंड स्टेज 3 में होता है पर्सनल इंटरव्यू, मतलब ये जो है अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा आपका। एंड स्टेज 3 जो होगा, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो स्टेज 3 में आपको पर्सनल इंटरव्यू यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो आपका स्टेज 2 है ये सिर्फ क्वालीफाई होता है, ये सिर्फ क्वालीफाई आपको करना है, तभी आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। इसके जो मार्क्स है, स्टेज 2 के जो मार्क्स है वो काउंट नहीं होंगे, जब आपकी जो रिज़ल्ट आएगा उसमें रैंक बनाते टाइम पे ये इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। अच्छा, आगे देखिए अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस क्या है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारा पेपर जो था वो था जनरल मेंटल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के ऊपर था, ठीक है, फर्स्ट पेपर जो और दूसरा हमारा पेपर है जनरल स्टडीज़, एस्से एंड कॉम्प्रिहेंशन। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ये एग्ज़ाम जो है एक ही दिन कंडक्ट होगा। एक एग्ज़ाम आपका 10 से 12 के बीच में और दूसरा एग्ज़ाम जो है वो 2 से 5 के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। तो देखिए इसमें अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस क्या है, पहला है लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी पहला आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। सेकंड है इंडियन पॉलिटी, थर्ड है हिस्ट्री, इकोनॉमी, देन ज्योग्राफी एंड लास्ट वन जो है आपका वो करंट अफेयर्स के ऊपर बेस होगा। देखिए यूपीएससी जो है ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स है वो करंट अफेयर्स को ज़्यादा मतलब फोकस करती है, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करती है। तो करंट अफेयर्स जो है इसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्ज़ाम के लिए। देन देखिए दूसरा जो पेपर है आपका स्टेज फर्स्ट का ही जो दूसरा पेपर है, ये स्टेज फर्स्ट ही है बेटा। स्टेज फर्स्ट का जो दूसरा पेपर है जो 2 से 5 के बीच में जो आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या है, एस्से राइटिंग होगा जो कि आपके 4 एस्से होंगे, ठीक है। देन आपका आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, यानी कि आर्ग्यूमेंट होगा, उसके अंदर मतलब आपको लिखना होगा फॉर, एक टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको लिखना होगा फॉर एंड अगेंस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट होगा रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। देन होगा प्रीसियस राइटिंग। देखिए एक यूपीएससी का जो ये पहले एग्ज़ाम है जिसके अंदर इकलौता यही एग्ज़ाम है जिसमें रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। देन होता है कॉम्प्रीहेंशन, देन ग्रामर में कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स है जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, आगे क्या है, आगे है स्टेज 2 में आपको मैंने बताया था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड सिलेबस। देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, उसके सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हमारा स्टेज 2 है, ठीक है। अब इसमें क्या है फिजिकल एफिशिएंसी, देखिए पहला क्या है कि 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड्स एंड 18 सेकेंड्स। देखिए मेल और फीमेल यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 100 मीटर की जो रेस है वो 16 सेकेंड्स में मेल को कंप्लीट करना होगा और 18 सेकेंड्स की रेस जो फीमेल को क्लियर करना होगा। देन
एक जो है 800 मीटर की रेस होगी, वो 3 मिनट्स 45 सेकंड्स में मेल को क्लियर करना होगा, ठीक है। एंड फीमेल को 45 सेकंड्स में, एंड फीमेल को 4 मिनट्स 45 सेकंड्स में 800 मीटर्स यानी कि 800 मीटर का रेस जो है वो कंप्लीट करना होगा। देन देखिए सी क्या है, लॉन्ग जंप 3.5 मीटर्स एंड 3.0 मीटर्स, यानी कि ये कह रहा है कि जो लॉन्ग जंप है वो मेल के लिए जो लॉन्ग जंप का जो मीटर है वो 3.5 है, और जो फीमेल है उसके लिए 3.0, यानी कि फीमेल के लिए 3.0 रखा गया है। और चांस कितने मिलेंगे बेटा, 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एंड नेक्स्ट वन, शॉर्ट पुट 7.26 kg 4 मीटर्स, यानी कि आपको शॉर्ट पुट दिया जाएगा जो कि जिसका वेट होगा 7.26 होगा, जिसको आपको फेंकना है और 4.5 मीटर तक फेंकना है, ठीक है। अगर हम हाइट की बात करते हैं तो सेम वही, मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर में हाइट पूछा गया है, ठीक है। यानी कि 165 जो है वो मेल के लिए होगा और 157 जो है वो फीमेल के लिए हाइट रखी गई है। नोट ओनली क्वालिफाई, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है, मेडिकल टेस्ट जो है वो आपका सिर्फ क्वालिफाई है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे फाइनल रिजल्ट के अंदर। सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना है। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको स्टेज 3 के लिए यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ये पर्सनल इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें अगर हम इंग्लिश वाले कॉम्प्रिहेंशन वाले अगर सेक्शन को देखते हैं, यानी कि स्टेज 1 में जो आपका दूसरा पेपर है उसमें इंग्लिश की जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जा रहे हैं एज अ असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे, तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। भले ही आप जो स्टेज 3 है यानी कि पर्सनल इंटरव्यू इंग्लिश या हिंदी दोनों में किसी भी भाषा में दे, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। आगे आपके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए और अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।